हेलो फ्रेंड्स, विशाल छाबड़ा अकेडमी वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल। सीटेट 2020 जल्दी ही आने वाला है, हम सबको पता है। तो अब हमारे सीटेट के जितने भी रेलेवेंट टॉपिक्स थे जो साइंस से रिलेटेड थे और पेपर 2 से रिलेटेड थे, वो हम सारे ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। सिर्फ आज की एक क्लास है जिसमें 2-4 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे मैग्नेट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, ये रह गए हैं बस। उसके बाद हम कल से क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। जितने भी पेपर्स अभी तक आए हैं 2011 से 2019 तक, उनका साइंस का कंटेंट पोर्शन जो है हम स्टार्ट कर देंगे कल से, ताकि आप लोगों को 22 मार्क्स का या 20 से लेकर 22 नंबर तक का जो साइंस कंटेंट का पोर्शन आता है वो आप इजीली कर सकें और आपके उस पर कंप्लीट मार्क्स आए। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेट्स। एनीथिंग दैट अट्रैक्ट्स आर्टिकल्स, जैसे कि जो कि बने होते हैं आयरन के, निकल के, कोबाल्ट के, तो उनको हम क्या कहते हैं? मैग्नेट। मैग्नेट वो होती है जो ऐसे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करती है जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट। तो मैग्नेटिक रॉक्स विच आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड मैग्नेटाइट। आपको मालूम है कि जो रॉक्स हैं जिसके अंदर की मैग्नेट पाया जाता है, जो मैग्नेटिक इन नेचर होती हैं, उसको हम मैग्नेटाइट कहते हैं। तो नेचुरल रॉक इज जो मैग्नेट्स हैं, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द आयरन, ठीक है, इन द डिफरेंट शेप्स। सच मैग्नेट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। जो नेचुरल मैग्नेट है वो हमें रॉक से मिलती है और उसको हम कहते हैं मैग्नेटाइट। और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं वो हम बनाते हैं, और किससे बनाते हैं? आयरन से बनाते हैं, और डिफरेंट शेप्स की होती हैं। ठीक है, जैसे बार मैग्नेट हो गई, हॉर्स मैग्नेट हो गई, वो उनके एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, such metals which are attracted by magnet are called magnetic materials। ऐसे metals जो कि मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स, राइट। जैसे कि आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। ओके, एंड इफ अ मटेरियल इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट देन दीज आर नोन एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, मैग्नेटिक पावर इज मैक्सिमम एट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। एक मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा मैग्नेटिक पावर होती है। ओके, और मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। मैग्नेटिक पावर इज मैक्सिमम एट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर नॉर्थ एंड द साउथ पोल। इफ अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, अगर धागे से लटका दिया जाए एक मैग्नेट को, इट अलाइंस इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स इज वेरी यूजफुल इन फाइंडिंग द डायरेक्शंस। अगर हम सी में फंस जाता है कोई बंदा या फॉरेस्ट में फंस जाता है और डायरेक्शन नहीं मिल रही होती और हमारे पास मैग्नेट है, तो उससे हमें एटलीस्ट पता चल जाता है कि हम कौन सी डायरेक्शन में हेड कर रहे हैं। ठीक है, और इस इंस्ट्रूमेंट को हम कंपस भी कहते हैं, वो भी मैग्नेटिक मटेरियल के उस पर बेस्ड है। A magnetic needle is mounted on the dial having the directions mentioned on it। क्या होता है? एक मैग्नेटिक नीडल होती है और वो एक डायल से, उस पे डायल सा होता है और उस पे मैग्नेटिक नीडल होती है, और वो कहाँ पे अलाइन करती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और इस इंस्ट्रूमेंट को हम मैग्नेटिक कंपस भी कहते हैं। ठीक है, सिमिलर पोल्स ऑफ द टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर एंड द ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, नॉर्थ और साउथ और साउथ ये रिपेल करेंगे, राइट, लेकिन नॉर्थ और साउथ और नॉर्थ जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, वी कैन प्रिपेयर अ मैग्नेट फ्रॉम एन आयरन बार बाय रिपीटेडली मूविंग अ मैग्नेट अलोंग इट्स साइड्स। अगर किसी हम लोगों ने मैग्नेट बनाना है, और किसको बनाना है? आयरन बार को हमने मैग्नेट बनाना है, तो हम क्या करेंगे? मैग्नेट को आयरन बार के ऊपर बार बार उसको मूव करेंगे। ठीक है, और उसके बाद वो जो आयरन बार है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मैग्नेटाइज होना। इफ मैग्नेट्स आर ड्रॉप्ड, हीटेड और हैमर्ड, दे लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। उसको हम तोड़े, फोड़े, फेंकें तो वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। मैग्नेट्स शुड बी केप्ट इन पेयर्स विद ऑपोजिट पोल्स ऑन वन साइड सेपरेटेड बाय द वुडन पीस, एंड टू पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड्स so that their magnetic properties do not get hampered।
मतलब अगर हम दो मैग्नेट्स को साथ भी रखते हैं तो उनके ऑपोजिट पोल्स को रखना चाहिए एक दूसरे के साथ, और बीच में कोई वुडन पीस रख देना चाहिए जिससे कि उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है इंटैक्ट रहे, हैम्पर ना हो। ओके, मैग्नेट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल्स, अब तो कैसेट्स खैर आती नहीं है, मोबाइल्स, टीवी, म्यूजिक सिस्टम, सीडीज एंड कंप्यूटर्स, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो हैव द मैग्नेट इन देम, इनके अंदर भी मैग्नेट होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से मैग्नेट जो है वो डीमैग्नेटाइज ना हो जाए, तो हमें उनको इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। ठीक है, अब एक छोटा सा सब टॉपिक है, एक और, मतलब सब टॉपिक तो नहीं है, दूसरा टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रिसिटी, और हम उतना ही पोर्शन कर रहे हैं जितना कि सीटेट के सिलेबस में है। ठीक है, तो अब हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। ठीक है, हमें पता है देयर आर मेनी आर्टिकल्स एट अ होम वेयर वी नीड द सेल्स, और लेकिन हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें सेल से चलानी पड़ती हैं, जैसे कि रिमोट कंट्रोल्स हो गई, क्लॉक हो गई, टॉर्चेस हो गई। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। सेल के अंदर क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी होती है दैट इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, When chemical of the cell is used up, जब केमिकल सेल का केमिकल खत्म हो जाता है तो इट स्टॉप्स वर्किंग, हम कहते हैं ना ये सेल खत्म हो गया अब इसको फेंक दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका केमिकल जो है वो अंदर से डिप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और उसके बाद वो काम नहीं करता। एक इलेक्ट्रिक सेल जो है वो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसके अंदर और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। एक सिंगल सेल जो होता है उसकी जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है, 1.5 वोल्ट्स। ठीक है, When a higher voltage is required, two or more cells are joined together. दो या दो से अधिक सेल्स को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, बैटरी। ठीक है, In a battery, positive terminal of the one cell is connected to the negative terminal of the second cell and so on. तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे अटैच होते हैं। Domestic supply of electricity in India has a voltage of 220 volts. तो हमारे यहाँ जो सप्लाई होती है वो कितनी होती है, 220 वोल्ट जनरली होती है घरों में। इलेक्ट्रिक सर्किट इज द क्लोज। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, जिसे परिपथ कहते हैं, विद्युत परिपथ कहा जाता है, वो क्या होता है, ये एक ऐसा क्लोज सर्किट है जिसमें कि करंट फ्लो करता है, सेल होता है, कंडक्टर होता है, और वो पूरा का पूरा जो है उसके अंदर वो घूम रहा होता है। मतलब उस विद्युत परिपथ एक ऐसी चीज है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसी चीज है जिसमें कंडक्टर्स होते हैं, सेल होते हैं या बैटरी होती है, स्विच होता है, बल्ब होता है। ठीक है, तो इफ कंटिन्यूटी ब्रेक सो डज द करंट मीन सर्किट स्टॉप्स मूविंग। अगर हमने स्विच ऑफ कर दिया तो वो सर्किट जो है वो हो गई ना, टूट गई, जिसकी वजह से वो करंट पास नहीं होगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में बी जॉइन इन द सर्किट। इलेक्ट्रिक बल्ब को मैंने कहा ना ज्वाइन किया जा सकता है। द करंट्स पासिंग टू द बल्ब हीट्स इट्स फिलामेंट एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। जब करंट पास होता है उस पूरे परिपथ में, उस पूरी सर्किट में, तो वो बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, और बल्ब जो है वो कैसे ग्लो करता है, उसके अंदर एक फिलामेंट होता है। क्या होता है, एक फिलामेंट होता है, एक स्प्रिंग होता है। वो स्प्रिंग जब टूट जाता है तो हम कहते हैं ये बल्ब फ्यूज हो गया, बस को फेंक दो। ठीक है, तो वो फिलामेंट जो होता है जब तक वो इंटैक्ट रहता है तब तक वो बल्ब चलता है। आपको सिंबल्स आने चाहिए, जैसे सेल का है, फिर बैटरी का आ जाएगा, मल्टीपल आ जाएगा इसमें, जैसे कि ठीक है, फिर उसके बाद बल्ब का आ जाता है, ऐसे होता है बल्ब का, वायर का ऐसे होता है, स्विच ओपन होता है तो ऐसे होता है, और स्विच क्लोज होता है तो ऐसे होता है। ये सिंबल्स आपको आने चाहिए, मे बी कभी आ जाए, वैसे अभी तक आए नहीं है सीटेट के एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि देख लेना एक बार। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। जैसे कि मेटल्स और ग्रेफाइट है, आपको मालूम है जितनी भी तारें बनती है कॉपर धातु की बनती है, कॉपर की बनती है, क्योंकि दे आर द कंडक्टर्स, दे अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। एंड द मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, दे आर नोन एज इंसुलेटर्स। जैसे कि रबर हो गया, वुड हो गई। ठीक है, व्हेन करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर इट मेक्स इट हॉट। जब करंट पास होता है कंडक्टर से तो उसमें थोड़ी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से बल्ब भी है, जब हम उसको जलाते हैं तो वो बल्ब गर्म भी हो जाता है। ठीक है,
फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू सच एन एक्सटेंट दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग एंड बिकम्स अ सोर्स ऑफ लाइट। जैसे कि मैंने बताया कि फिलामेंट ऑफ बल्ब है वो जब जलता है तो वो ग्लो करता है और हीट भी हो जाता है, हीटेड भी हो जाता है। आजकल जो मेनली दो टाइप के बल्ब चलते हैं, CFL और LED। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प और LED जो होता है वो होता है लाइट एमिटिंग डायोड। इनकी फुल फॉर्म आनी चाहिए आपको, ठीक है। आजकल जो यूज होता है LED ज्यादा बेटर यूज हो रहा है CFL से, क्योंकि पहली चीज तो ये तो एफिशिएंट ज्यादा है, ठीक है। इकोनॉमिकली भी हम लोगों को ये बेनिफिशियल रहता है अंत में, और इसके अंदर मर्क्यूरी भी नहीं होता। वायर्स ऑफ सम मेटल्स मेल्ट क्विकली। कुछ जो तारे होती हैं कुछ मेटल्स की वो एकदम से मेल्ट हो जाती हैं, उसको हम फ्यूज में फिर यूज करते हैं। दे आर एक्चुअली यूज फॉर द पर्पज ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है। वेन एवर देर इज शॉर्ट सर्किट, देखो जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी सप्लाई जो है वो हमारे पास लिमिटेड होती है, तो क्या होता है कि एकदम से जो आजकल तो वो आते हैं ना MCBs आते हैं, वो नीचे हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई यूज़ कर रहे हो वो ज़्यादा कर रहे हो, तो वो घर को डेंजर से बचाने के लिए MCBs आते हैं जो कि अपने आप नीचे हो जाते हैं। लेकिन पहले जो होते थे वो फ्यूज़ होते थे, तो ऐसी वायर्स का उसमें यूज़ होता था जो कि मेल्ट हो जाती थी क्विकली, सो दैट दे ब्रेक द सर्किट, जिसकी वजह से उनकी सर्किट ब्रेक हो जाती है। सर्किट ब्रेक होगी तो घर पे फिर आग वाग लगने का डर नहीं रहता। फ्यूज़ जैसे कहते थे, फ्यूज़ उड़ गया है ना, तो वो चीज़ है उसमें। They're actually used for the purpose of the circuit breakers. Whenever there is a short circuit and more heat is produced, they melt and circuit is broken. This saves from the bigger damage, जिससे कि घर में आग वगैरह नहीं लगती। When heating is desired, these metals are used that do not melt easily. A current carrying wire behaves like a magnet. कई बार क्या होता है, a current carrying wire, आपको मालूम है a current carrying wire मतलब जिसमें कि current जा रहा है, that behaves like a magnet. इसी बेसिस पे हमारे घर की जो घंटी बजती है जो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? व्हेन अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो प्रिंसिपल है वो घर की बेल जो होती है उस पर भी यूज होता है। It becomes an electromagnet and shows the magnetic properties as long as the current flows through it. जब तक कि उस पर करंट बहता रहता है तब तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आजकल बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, लाइक टॉयज में भी होता है और क्रेन्स में होता है, घर के अप्लायंसेस में होता है, इलेक्ट्रिक बेल में वैसे मैंने बताया। लाइक हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट ऑल्सो हैज़ द केमिकल इफेक्ट। अब जैसे हीटिंग इफेक्ट हमने पढ़ा बल्ब में, मैग्नेटिक इफेक्ट हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, इसी तरह से केमिकल इफेक्ट भी होता है। लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या करते हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि टैप वाटर है, सॉल्ट वाटर है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, लेमन जूस है, दीज आर ऑल गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और पुअर कंडक्टर्स भी हो सकते हैं लिक्विड्स में, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर है, हनी है। लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर मोस्टली द सॉल्यूशंस ऑफ द एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स, और जो ये कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं वो कौन होते हैं? solution of acid, solution of base या solution of salts, okay? An electric current passing through a conducting solution results in a chemical reaction. अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जब इनमें पास किया जाता है तो एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये केमिकल रिएक्शन जो है वो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन भी हो सकता है। हम लोगों ने ये प्रीवियस से नहीं, हम लोगों ने ये स्टार्टिंग में करा था, इसका वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वो मैंने सारे करवाए हुए हैं, जिसमें कि एडिशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। ये मैंने 9th क्लास की वीडियो में अलग बनाए हैं और सीटेट में अलग बनाए हैं, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन, दिस रिजल्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। अब वो केमिकल रिएक्शन की जो टाइप्स हैं वो आपको मैंने वीडियो में पहले बताई हुई है, वो आप देख लीजिएगा।
जैसे कि फिर भी एक बार प्रिसाइसली मैं बता देती हूँ, जब दो या दो से अधिक अभिकारक जो है मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मीन्स व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर प्रोडक्ट देन इट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जब एक बड़ा प्रोडक्ट जो है उसको तोड़ा जाता है और वो दो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बदल जाता है या तीन में, तो उसको डीकॉम्पोजिशन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन, जिसमें एक जो मेटल है दूसरे मेटल को अपनी जगह से हटा देता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में दो आयंस जो होते हैं वो एक दूसरे को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये चार रिएक्शंस हैं, आप प्लीज पीछे वाली वीडियोस में देख लीजिएगा। अच्छा, फिर ये है कि इलेक्ट्रिसिटी की सबसे बात होती है डेपोजिशन ऑफ मेटल। आपने देखा होगा जैसे ज्वेलरी करते हैं तो कहते हैं सोने का पानी चढ़ा दिया, चांदी के जेवर पे या आभूषण पे हमने क्या करा, सोने का पानी चढ़ा दिया। दिस डेपोजिशन ऑफ वन मेटल ओवर द अनदर मेटल इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एंड ये भी कैसे की जाती है, थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। तो एक छोटा सा टॉपिक था, ये हमने आज कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब एक टॉपिक और है जिसमें हम लोग करेंगे नेचुरल फिनोमेना। तो हम अब एक और टॉपिक कर रहे हैं, नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना में हम लोग काफ़ी जैसे ये टॉपिक तो छोटा है लेकिन इसमें काफ़ी जो सब टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग आ जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाता है, एयर पोल्यूशन आ जाता है, ये हम सभी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एयर कंटेन्स नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% एंड रेस्ट ऑफ द गैसेस लाइक आर्गन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो देयर इन द एटमॉस्फेयर। ओके, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, बहती हवा को हम लोग विंड कहते हैं। एयर अराउंड अस एक्सर्ट्स प्रेशर। हमें मालूम है कि जो हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर है, वो जो एयर अराउंड अस है हमारे चारों तरफ, वो हमें हम पर प्रेशर डालती है। वी डोंट फील दिस प्रेशर। हम क्यों ये प्रेशर फील नहीं करते, बिकॉज हमारे बॉडी का जो प्रेशर है वो उसको इक्वेट कर देता है, सेम होता है वो, तो जिसकी वजह से हम लोगों को दबाव महसूस नहीं होता। लेकिन जिस दिन विंड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, तब हम वो प्रेशर महसूस करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के टाइम पे प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग द डे टू प्रिपेयर द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है जिसमें कि आपको मालूम है कि स्टार्च की फॉर्म में फूड बनता है, और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, क्लोरोफिल चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होती है। ठीक है, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है जिससे कि हम ब्रीथ करते हैं, रिस्पायर करते हैं। इसकी वजह प्लांट्स और एनिमल्स जो है एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। प्लांट्स नीड वाटर ऑल्सो फॉर दिस प्रोसेस एंड रिलीज ऑक्सीजन विच कॉम्पनसेट्स फॉर ऑक्सीजन यूज इन द रेस्पिरेशन। अब क्या होता है, प्लांट जो है इसको पानी चाहिए होता है इस प्रोसेस के लिए, और इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, और विच कॉम्पनसेट्स फॉर ऑक्सीजन यूज इन द रेस्पिरेशन। जो किसको कॉम्पनसेट करती है, जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन लेने में यूज होती है। एयर इज प्रेजेंट इन द सॉइल। एयर जो है वो सॉइल में भी प्रेजेंट होती है, पानी में भी प्रेजेंट होती है। इसकी वजह से सॉइल में रहने वाले बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं। सॉइल में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों चाहे फिर बड़े हों, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, वो भी जिंदा रहते हैं। पानी के अंदर फिशेज हैं और जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल आर लिविंग देयर ओनली बिकॉज द वाटर ऑल्सो कंटेन्स ऑक्सीजन। ठीक है, फिर हवा में भी जो प्राणी हैं, हवा में भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बर्ड्स हैं, वो भी वहाँ पे भी उनको ऑक्सीजन मिलती है। अब है एयर पॉल्यूशन। इंट्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस इन एयर दैट कॉजेज द हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग इज नोन एज एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण क्या होता है, ऐसे जो चीज़ों का होना किसी भी चीज़ के अंदर, पानी में भी, एयर के अंदर है तो ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन होगा। अगर वही चीज़ पोल्यूशन पानी में है तो वाटर पोल्यूशन होगा। अगर वही चीज़ हमारे कानों को बुरी लगती है तो नॉइज पोल्यूशन होगा। वही चीज़ अगर सॉइल के अंदर ठीक नहीं है और क्रॉप्स को खराब करती है तो वो सॉइल पोल्यूशन होगा। ठीक है, कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स जो हैं, दे आर बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड, कोल एट्सेट्रा, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, फैक्ट्रीज, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से एयर में प्रदूषण फैलता है, पॉल्यूशन फैलता है। एयर पोल्यूशन कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। आपको मालूम है अभी जैसे भी थोड़े टाइम पहले ही जब स्मॉग हुआ था तो छुट्टी भी हुई थी इसकी वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन एयर में बढ़ गया था कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसी की बात हो रही है। तो वो कौन सी गैसेज हैं जो कि ऐसा करती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। जब कोल और पेट्रोल को जलाया जाता है या डीजल बर्न किया जाता है तो ऑक्सीजन लेस होती है, जिसकी वजह से
ये पॉइजनस गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये हमारी हीमोग्लोबिन और ब्लड से अटैच हो जाती है एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी स्टॉप कॉजिंग डेथ। और कई बार ये इतनी डेंजरस हो सकती है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो जाए तो इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। इन विंटर स्मोक एंड फॉग, जैसे मैंने बताया, दे कंबाइन टू फॉर्म द स्मॉग which causes asthma, cough, skin problems, respiratory problems, fibrosis of lungs also। मतलब इतनी भयंकर जो बीमारियां जो हमें पता भी नहीं है इनफैक्ट वो एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकती हैं। अच्छा, फिर ये है कि हमें मालूम है कि जैसे एटमॉस्फेयर में, एयर में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब जब बारिश आती है तो ये क्या होता है, ये पानी के साथ मिलते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं, एसिड रेन। ये एसिड रेन ना सिर्फ हमारे लिए हार्मफुल है बल्कि जो फसलें उग रही होती हैं उनको भी ये खराब करती हैं और एनिमल्स के लिए भी ठीक नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर है CFC। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कमिंग फ्रॉम रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, एयर कंडीशनर्स और जो हम लोग स्प्रेज यूज करते हैं एरोसोल्स, ये डैमेज किसको करते हैं, ओजोन लेयर को। ओजोन लेयर जो है वो आपको मालूम है एक ऐसी लेयर है जो कि सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हम लोगों को बचाती है। वो ओजोन लेयर में छेद हो गए थे इतनी बुरी तरह से, जिसकी वजह से वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो हमारे तक पहुंचती हैं, हमारी फसलों को खराब करती हैं, एनिमल लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, सबको खराब करती है, ठीक है। लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन, अभी पिछले टाइम से काफ़ी टाइम से लॉकडाउन चल रहा है, तो जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो थोड़ी सी ना उसमें रिकवरी हो रही है, वो थोड़ा बेटर हो रही है। तो कहते हैं ना कि एवरीथिंग हैज़ बोथ एस्पेक्ट्स, गुड एज वेल एज बैड। तो उसका ये फायदा हुआ कि नेचर ने जो है रिकवरी करनी शुरू करी है, तो ओजोन लेयर में अब काफ़ी फर्क पड़ा है पहले से। गुड फॉर अस कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमें डायरेक्ट नहीं आएंगी, ठीक है। अच्छा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो पेनिट्रेट करती है एटमॉस्फेयर को, जब हम तक पहुंचती हैं उसके कारण कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। When due to pollution amount of carbon dioxide on the earth increases, it doesn't allow the heat waves to escape from our atmosphere। देखो क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड कुछ गैसेस होती हैं जिनको कि कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। वो कौन सी गैसेस होती हैं, ये वो गैसेस होती हैं जो कि क्या करती हैं, धरती पे वापस आ जाती हैं और रिफ्लेक्ट नहीं होती। ये कब होता है, जब हम बहुत ज़्यादा जो पॉल्यूशन कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, धरती की गर्मी बढ़ जाती है। तो दीज गैसेस ना दे डू नॉट रिफ्लेक्ट बैक एंड वो इकट्ठी हो जाती हैं और इकट्ठी होने की वजह से क्या करती हैं, ये धरती का टेम्परेचर और इंक्रीज कर देती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक है। तो पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, इनकी जो मात्रा है वो धरती में बढ़ जाती है एंड इट डजंट अलाउ द हीट वेव्स टू एस्केप। और इसकी वजह से क्या करती है, गर्मी को वापस नहीं जाने देती और टेम्परेचर हमारी धरती का बढ़ जाता है। इस प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पता होना चाहिए। अच्छा, जो डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, मतलब जंगलों को काटा जाता है, ओवर पॉपुलेशन है, जो ओवर पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये सब जो है ये रीजन है ग्रीन हाउस इफेक्ट के। और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो सकते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं, बाढ़ आ सकती है, ठीक है, पानी बढ़ सकता है और वाटर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे एरियाज जो है पानी के अंदर डूब भी सकते हैं। दिस प्रॉब्लम इज सच अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है ना। आई होप कि दोनों चीज़ें ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग सब लोगों को क्लियर होगी एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इसलिए प्लीज़ इसको, अगर कोई भी क्वेरीज हो, अगर नहीं समझ आया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अब हम लोग जो करेंगे वो छोटा सा टॉपिक करेंगे, थंडरस्टॉर्म्स। देखो, स्टॉर्म्स अकम्पेन्ड बाय लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म्स, बिजली जोर से जब चमकती है साथ में थोड़े थोड़े छींटे भी पड़ते हैं तो उसको थंडरस्टॉर्म्स कहा जाता है। ऐसे टाइम पे हम लोगों को जो रूटीन के काम है वो नहीं करने चाहिए। किसी की जगह, किसी भी घर पे शेल्टर ले लेना चाहिए या छत हो जहाँ पे, वहाँ पे चला जाना चाहिए, क्योंकि कई बार जब बिजली गिर जाती है, मतलब कहते हैं ना बिजली गिर गई, तो वो भी काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट करती है और उससे तो काफ़ी लोगों की डेथ भी हो सकती है और डैमेज हो सकता है।
अब है साइक्लोन्स क्या है, अभी तो आपको पता ही होगा बॉम्बे में साइक्लोन की जो अभी बारे में कह रहे थे कि आएगा और थोड़ा सा काफ़ी तेज़ आंधी भी आई थी वहाँ पे, लेकिन साइक्लोन टचवुड नहीं आया। लेकिन ये साइक्लोन्स होते क्या हैं, हाई स्पीड विंड्स और एयर प्रेशर डिफरेंस आर द कॉजेज ऑफ साइक्लोन्स। बेसिकली ये होते किसकी वजह से हैं, एयर के प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से, या बहुत तेज जो हवा चलती है उसकी वजह से। साइक्लोन्स आर यूजुअली वेरी डिजास्टर्स एंड कॉज द हेवी लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्निक्स, आजकल सैटेलाइट्स इतने हैं, रेडार्स हैं, तो हम लोगों को पहले ही पता चल जाता है और उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, एटलीस्ट सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, जिससे कि लोगों की कम से कम डेथ ना हो, लोगों को उनका डैमेज ना हो। ठीक है, अब है लाइटनिंग क्या होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, आपको मालूम है दो चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ये हम क्या कर रहे हैं, लाइटनिंग। ठीक है, like charges repel each other and unlike charges attract each other. The charges produced by rubbing the two surfaces are called static charges. अगर दो चीज़ों को रब किया जाए और जो चार्ज प्रोड्यूस होता है, जैसे हम कंघी से क्या करते हैं, कंघी लेते हैं और छोटे छोटे पेपर कर लेते हैं, उस कंघी को अगर हमने अपने बालों में फेरा विदाउट ऑयल वाले, तो क्या होता है उनमें थोड़ा चार्ज हो जाता है, और अगर हम उन छोटे छोटे पेपर्स को कंघी से अटैच करें, मतलब पास लाएं, तो वो एकदम उसको खींचते हैं। तो क्यों, क्योंकि वो जो कंघी है वो हमारे बालों की वजह से चार्ज हो गई है। ठीक है, और इसकी वजह से उसमें अट्रैक्ट करने की क्षमता आ गई है। तो दीज चार्जेस विच आर प्रोड्यूस बाय रबिंग द ऑब्जेक्ट्स, ऐसे चार्ज जो कि रबिंग की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम स्टैटिक चार्जेस कहते हैं। ठीक है, व्हेन चार्जेस मूव दे कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट, और जब यही चार्जेस मूव करते हैं तो हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह हुआ, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोस्कोप में बी यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट, और चार्ज को नापने के लिए, चार्ज को मेजर करने के लिए, पता करने के लिए कि हुआ है कि नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। उससे हमें पता चलता है कि वेदर द गिवन ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नॉट। अर्थिंग इज द प्रोसेस इन विच चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू द अर्थ। कहते हैं ना अर्थिंग होती है घर में, जब हम वायर्स वगैरह डालते हैं, मीटर नया डालते हैं, तो अर्थिंग होती है। अर्थिंग क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है, जो चार्ज है वो चार्ज ऑब्जेक्ट से कहाँ जाता है, ट्रांसफर टू द अर्थ, जिससे कि सेफ्टी रहती है। दीज चार्जेस, द चार्जेस बिटवीन द क्लाउड्स एंड द अर्थ और द बिटवीन डिफरेंट क्लाउड्स कॉज अ लाइटिंग। अच्छा, जो बिजली चमकती है ये भी चार्जेस की वजह से ही चमकती है, चाहे वो दो क्लाउड्स के बीच में चार्जेस हो या फिर सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ पे और क्लाउड्स के बीच में हो। अगर लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाती है अर्थ सरफेस पे, मतलब गिर जाती है, जैसे बिजली गिरना कहते हैं, तो उससे काफ़ी डैमेज होता है लाइफ को और प्रॉपर्टी को। ठीक है, फिर है लाइटिंग कंडक्टर्स कैन प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ लाइटिंग। तो आजकल उसको बचाने के लिए, बिजली ना गिरे, तो लाइटिंग कंडक्टर्स लगाए जाते हैं छतों में। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म वी शुड स्टे इनसाइड द हाउस। अगर बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही है तो हम लोगों को थोड़ा घर पे ही रहना चाहिए, और हम कहीं भी हैं तो हमें वहीं रुक जाना चाहिए, देख लेना चाहिए कोई हमें शेल्टर अच्छा मिल जाए। ठीक है, और उस टाइम पे मोबाइल फोन्स नहीं यूज़ करने चाहिए, बिजली के खंभों के पास नहीं रहना चाहिए, इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह से भी दूर रहना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आपको मालूम है अभी पीछे भी काफ़ी टाइम से अर्थक्वेक थोड़े थोड़े आ रहे हैं, और अभी काफ़ी टाइम से ही हो रहा है यहाँ पे। विद इन 1 मंथ 14 अर्थक्वेक्स जो है मतलब प्रिडिक्ट किए गए हैं, जिसमें से 5 या 6 तो आ चुके हैं। सडन शेकिंग या वाइब्रेशंस ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज एन अर्थक्वेक। डीप डिस्टर्बेंस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट कॉजेज द अर्थक्वेक। जो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, मतलब अर्थ की जो सरफेस की प्लेट्स होती हैं, जब वो आपस में टकराती हैं तो उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से उसको भूकंप या भूचाल कहा जाता है। ठीक है, Earthquakes tend to occur at the boundaries of the Earth's plates. मैंने कहा ना कि वो प्लेट्स की टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होती हैं, और वो उनकी बाउंड्रीज में होती हैं, और इन बाउंड्रीज को फॉल्ट जोन्स कहा जाता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, इन बाउंड्रीज को फॉल्ट जोन्स कहा जाता है। और रिक्टर स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिससे हमें अर्थक्वेक की इंटेंसिटी पता चल जाती है। जैसे हम कहते हैं ना 7.2 आया था, या आज तो कम आया था, 2.1 के करीब था, तो दैट इज एक्चुअली द रिक्टर स्केल, जिससे हमें उसकी मेजरमेंट पता चल जाती है कि कितनी तेज उसकी इंटेंसिटी थी या कितनी कम थी। ठीक है, अर्थक्वेक के टाइम पे भी नेसेसरी प्रिकॉशंस शुड बी टेकन। कमिंग आउट ऑफ द हाउसेज इन द ओपन एरिया इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट। अब हम थोड़ा स्टार्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ें।
बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, बेसिकली 8th क्लास के टॉपिक्स हैं ये। आवर सन इज अ स्टार, सन हमारा स्टार है, एंड एमिट्स अ लाइट ऑफ इट्स ओन, ये हमें मालूम है। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स, सन, ठीक है, ये भी हमें पता है। बिगेस्ट ब्राइटेस्ट प्लैनेट, अब जो इंपॉर्टेंट है सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वो वीनस है, ठीक है, और जो बिगेस्ट है वो जुपिटर है, राइट। अच्छा, उसके अलावा सोलर सिस्टम में एस्टेरॉइड्स होते हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स भी छोटे छोटे ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं, उनको क्या कहा जाता है, एस्टेरॉइड्स, ओके। फिर उसके बाद सोलर सिस्टम में आ जाते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं, वो स्टार लाइक होते हैं और उनकी टेल होती है और वो भी सन के चारों तरफ घूमते हैं, उसको शायद धूमकेतु भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आ जाते हैं, ये भी सोलर सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं मीटियोरॉइड्स एंड मीटियोर्स। मीटियोर्स जो होते हैं वो शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारा जिसे कहते हैं उसको कहते हैं, और ये बेसिकली क्या होती है, स्पेस की रॉक्स होती हैं, डस्ट मटेरियल वाली, जिसके अंदर धूल के कण होते हैं। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो क्या होता है, इनकी स्पीड बढ़ जाती है और ये जलते हैं एकदम, उसमें आग सी लग जाती है, तो वो जो होती है उनको हम मीटियोर्स कहते हैं, ठीक है। जो अर्थ की सरफेस पे आ जाते हैं उनको मीटियोर्स कहते हैं, और जो नहीं आते उनको मीटियोरॉइड्स कहते हैं, ठीक। दिस इज द ओनली डिफरेंस। ये सारी की सारी जो फैमिली है वो किसकी है, सोलर सिस्टम की। स्टार्स सीम टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, स्टार लगता है कि ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, एक्चुअली दे डू नॉट मूव, वो एक्चुअली मूव नहीं करते। द प्लैनेट्स मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो प्लैनेट्स होते हैं वो मूव करते हैं, ठीक है, वो वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, एक्सेप्ट यूरेनस एंड वीनस, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट यूरेनस एंड वीनस। नोट्स में सब कुछ लिखा है, इसलिए देयर इज नथिंग टू बी नोटेड डाउन राइट नाउ, ओनली द अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर है फ्रॉम अर्थ पोल स्टार अपीयर्स टू बी स्टेशनरी। अर्थ से अगर देखा जाए तो कहते हैं ना वो पोल स्टार जो है बिल्कुल स्थिर वाला जो होता है, जो हिलता नहीं दिखता, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो धरती से दिखता है कि वो नहीं हिल रहा, इट इज नॉट लाइक दैट। ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर टू मेक द डिफरेंट शेप्स, हम देखते हैं ना जैसे हंटर के शेप में हम लोगों को दिखता है कि ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ठीक है, एरो की शेप में दिखता है, ये बेसिकली क्या है, these are the group of the stars which appear to make the shapes are known as constellations, इनको क्या कहते हैं, constellations। सैटेलाइट इज द बॉडी ऑफ, सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट एक ऐसी बॉडी होती है दैट रिवॉल्व्स अराउंड अनदर बॉडी, जैसे कि मून जो है, दिस इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में जो होते हैं, जो ये हम लोगों को मौसम विभाग का पता चलता है, तो ये क्या करते हैं, इनसे हम लोगों को जानकारी मिल जाती है कि आगे हमारा मौसम विभाग क्या होगा, बारिश होगी नहीं होगी, जैसे साइक्लोन की होती है, जो रेडार्स वगैरह होते हैं उनसे भी पता चलता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो होते हैं जो कि अर्थ के चारों तरफ घूम रहे होते हैं, दे आर मच क्लोजर टू मून, यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग, उनका इसके लिए यूज होता है। तो हमारा देखा जाए तो आज सीटेट का साइंस का जितना भी कंटेंट पार्ट था वो फिनिश हो चुका है, वी हैव कंप्लीटेड दैट। तो अब हमें कॉन्सेंट्रेट करना है लास्ट ईयर के पेपर्स में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में, इसलिए प्लीज कीप ऑन लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन सो दैट यू गेट टू नो अबाउट द फर्दर नोटिफिकेशंस, जिससे आपको ये पता चल जाए कि हम, क्योंकि आगे की जितनी भी क्लासेस हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।